हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस टॉपिक को कवर किया था और आज हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। ओके, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, देन हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सारे टॉपिक्स को कवर किया था। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल all the components which are necessary for the process of photosynthesis. Then how do they synthesize food? उनका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, वैसे ही ये प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, क्या होता है? हेटेरो प्लस ट्रॉफस। हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट, जो दूसरों से अपने नरिशमेंट लेते हैं, जो दूसरों के बनाए हुए फूड पे अपना डिपेंडेंट होते हैं, राइट? तो ये भी उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और उनसे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata, अमरबेल। नाउ एक प्लांट होता है जो येलो कलर का होता है, इसको डॉडर भी बोलते हैं एंड अमरबेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका नाम क्या होता है? कस्कटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। The plant on which it climbs is called the host. अब ये एक प्लांट के अराउंड रैप्ड होता है और उस पर क्लाइम करा होता है, एक बहुत वायरी स्ट्रक्चर होता है। ये उसी से ही अपना सारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है और जिस जिस प्लांट से ये अपने न्यूट्रिशंस लेता है उस प्लांट को क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट। और ये उससे सारे उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसलिए इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट। Cascata, which is also known as dodders, and Amarbale is known as parasite. So there are other examples of plants which do not have chlorophyll. मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं Cascata, which we just discussed, broom rape, bird's nest orchid and pine sap. These are the examples of plants which do not have chlorophyll and depend on other host plants for their nutrition. Now, moving ahead, are we and other animals also a kind of parasite? Do you think about it and discuss? तो क्या हम भी और दूसरे एनिमल्स भी एक पैरासाइट हैं? नो, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे अपने होस्ट सेल से ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए एंड इवन रिप्रोडक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो वी एंड अदर एनिमल्स आर नॉट पैरासाइट्स। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. Now, these all are parasites because they are blood sucking animals, insects we can say, जिनको ectoparasites बोला जाता है। ये अपने होस्ट एनिमल्स के ऊपर completely डिपेंडेंट होते हैं for their nourishment and reproduction requirements. जो बेड बग्स होती हैं, लाइस होती हैं, लीचेस होती हैं, इवन टिक्स होती हैं, वो अपने होस्ट सेल के ऊपर ही रहती हैं। जैसे जो टिक्स होती हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करती हैं, सच एज डॉग्स, कैट्स, और उन्हीं से अपने सारी नरिशमेंट्स को कंप्लीट करती हैं, उनके अंदर से उनके ब्लड को सक कर लेती हैं, राइट? और और जब तक वो ये नहीं करती तब तक इनकी रिप्रोडक्शनल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं होते। दैट्स व्हाई दे आर पैरासाइट्स एंड इनको एक्टोपैरासाइट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। नाउ, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स?
there are a few plants which can trap insects and digest them. नाउ देर आर फ्यू प्लांट्स जो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को या दूसरे इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, उनको खा लेते हैं ना। हमने तो यही पढ़ा है अभी तक कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. But now we can see that there are few plants which trap insects and digest them, eat them. ठीक है, such plants may be green, such plants may be green or of some other colors. Look at the plant in figure 1.6. अभी आप figure 1.6 में एक plant देखोगे जिसमें which is known as the tropical pitcher plant. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of the leaf. इसमें ये जो आप एक jug-like structure देख रहे हैं वो modified part of leaf होता है, और ये इसका एक जो apex देख रहे हैं वो एक lid की तरह काम करता है. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. अब ये जो एपेक्स होता है इससे पिक्चर जो होता है वो ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है. तो ये एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है विद लिड टाइप एपेक्स जो ओपन एंड क्लोज हो जाता है, विच इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. अब इस जग शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आर शेप्ड डाउनवर्ड्स. ओके, अब जब कोई भी इंसेक्ट, when an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. अब कोई भी इंसेक्ट, बी, बग या छोटा बहुत एनिमल भी आ जाए, लाइक लिजर्ड एंड स्मॉल एनिमल्स एंड मैमल्स, इसके अंदर जब आते हैं तब जो लिड होती है इसकी, विच इज द एपेक्स, क्लोजेस एंड ट्रैप्स द इंसेक्ट. और वो जो इंसेक्ट होता है वो उसके जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनमें entangle हो जाता है. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. अब उस पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड. Such insect eating plants are called insectivorous plants. उनके जो जूसेस होते हैं उनमें से कई तरह के न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है प्लांट. रिलीज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एंड गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट. और इन प्लांट्स को जो इंसेक्ट ईटिंग होते हैं, जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. नाउ देर आर अदर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. मैं आपको बताऊंगी, आप उनको अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं. लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, it is also another type of plant which eat flies and bees. Venus fly trap. And another example is bladderwort, bladderwort, bladderwort. And another example is cobra lily and Portuguese sundews. So these are all the examples of insectivorous plants which eats insects. Okay. Now, if we talk about the pitcher plant here, pitcher plant की जो ये मॉडिफाइड लीफ होता है ये 1 फीट की हाइट तक भी जा सकता है. ये कार्निवोरस प्लांट होता है, मीन्स इट eats other mammals, other insects, right? Small sized. It's insectivorous, it eats insects. ये small lizards, amphibians and mammals को भी अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है. जब कोई भी इंसेक्ट इसके पास आता है, वो क्यों आता है? इसकी एक बहुत ही स्वीट सी सेंट होती है और इसके अंदर बहुत नेक्टर होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. वो अट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर आते हैं, और जैसे ही वो एंटर करते हैं ये लिड क्लोज हो जाती है एंड दे गेट
digested and all the nutrients gets used by the plant. Okay, now there is a question that Bujo is confused. If the picture plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? अब हमने देखा कि ये जो पिचर प्लांट है वो ग्रीन कलर का होता है. यस, इट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट हैज क्लोरोफिल इन इट्स सेल्स. देन व्हाई डू दे ईट इंसेक्ट्स? हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि प्लांट को कई तरह के केमिकल्स फॉर देम दीज आर न्यूट्रिएंट्स, राइट. उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है टू मेक अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो इनकी प्रिपरेशन के लिए उनको कई तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. तो वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट वो कहाँ से पूरी करते हैं? जो सॉइल में उनके बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को इंट्रैप करते हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट, राइट, टू मेक प्रोटीन्स. और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, विच गेट्स यूज्ड बाय द प्लांट. अदर देन these things are other than the process of photosynthesis. Now जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन प्लांट्स को अपने सॉइल में नहीं मिलते हैं. उनकी सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है. दे हैव पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल. दस अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को लाइक दे गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स. जो ये इंसेक्ट्स में होते हैं नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है कि इनको for the fulfillment of the requirement of nitrogen they digest these insects rather than getting them from the soil. Okay, क्योंकि यहाँ जिन जगहों पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं उन सॉइल में इतना पावर नहीं होता कि वो उन बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सके, उन बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट कर सके जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में ब्रेक करती है. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था. Okay, that's why they eat plants and also perform the process of photosynthesis. Now, moving ahead, we will study about saprotrophs. Now, अगर आप ये word समझे saprotrophs, तो हमने last video में क्या पढ़ा था? What are autotrophs? What are heterotrophs? तो इनके word भी में ही इनका meaning hidden होता है. Sapros and trophus. Sapros means rotten and trophus means nourishment. So these are those plants that get their nourishment from rotten things, the things that are dead, the things that are rotten in nature, the things that are decaying matter. Okay, decaying organic matter. Now you might have seen packlets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and what they get and where they get them from. So यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मशरूम की बात हो रही है. Mushroom are not green in color. These do not perform the process of photosynthesis. So what are these and from where do they get their nutrition? These are saprophytes. Saprotrophs. Okay, Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. So इनके जो roots होते हैं वो fungi होते हैं. They take their nutrients from the dead and decaying plants, the dead and decaying organic matter, और उनसे वो अपनी nutritional requirements की fulfill करते हैं. Okay, अच्छा यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि एक छोटा सा ब्रेड लो एंड मॉइस्टन इट इन वाटर एंड लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस 2-3 दिनों के लिए until the fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under microscope or magnifying glass. So आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई भी चीज़ जैसे कोई बिस्किट हो गया, इफ़ इट इज़ अ ब्रेड और समथिंग, इट्स अगर आप उनको कुछ दिनों के लिए रख दे तो कुछ ब्लैक कलर के पैचेस यानी ग्रोथ आप उनके ऊपर एक ऑब्जर्व करोगे. सो यहाँ पर वही करने के लिए बोल रहा है
वो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, यहाँ पर फोटो में भी दिखाया होगा कि एक फंगल ग्रोथ होती है ऑन द ब्रेड, राइट। सो दीज ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या बोलते हैं, fungi. So these fungi are saprotrophic in nature. They have a different mode of nutrition. ये अपना nutritional requirements कैसे fulfill करते हैं, from feeding, from getting those nutrients from dead and decaying matter, जो सड़ रही है चीज, उनसे ये अपना nutritional requirements fulfill करते हैं. Okay, they have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread, जो बहुत दिनों से रखी हुई थी, खराब हो रही थी, rotten थी. Okay, this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. सैप्रोट्रॉफिक का अभी हमने क्या मतलब समझा, सैप्रो मीन्स रॉटन, ट्रॉफिस मीन्स नरिशमेंट. those animals, those organisms that take nutrient from rotten, from dead and decaying matter, and that process of getting that mode of nutrition is known as saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Now fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. सो जो फंगाई होता है वो ज़्यादातर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करता है. जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर इसकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है, वहाँ पर इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, राइट. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स. रेनी सीजन दस इनकी ग्रोथ का बेस्ट सीजन होता है, और उसी टाइम में हमको सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि इनसे हम अपने फूड आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now you can figure out how we can protect. Okay. ये ज़्यादातर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में ही प्रेजेंट होते हैं. तो जब ये वेट एंड वार्म थिंग्स में लैंड करते हैं, वहाँ पर इनकी ग्रोथ होती है, वहाँ पर ये जर्मिनेट करते हैं, डबल करते हैं, अपनी ग्रो करते हैं, और फिर उन प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उनसे अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. उन चीज़ों से जो वहाँ पर सड़ रही थी, जो बहुत दिनों से खुली पड़ी थी या फिर खराब हो रही थी, उनमें जो एयर में पार्टिकल्स थे इसके फंगाई के, वो लैंड करते हैं, वहाँ पर ये जर्मिनेट करते हैं और उनसे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बूझो सेज once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by the fungus. He wants to know if fungi causes diseases also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi causes diseases in plants, animals, including humans, and they are also used as medicines. So there are useful fungi also, like some fungi are used in the medicine industry, they are used as directly as a food, they are used for food preparation as well. ओके. सो आपने सुना होगा पेनिसिलिन ड्रग के बारे में. इट इज़ एन एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन नोटाटम नाम के फंगाई से ही एक्सट्रैक्ट करी गई थी, उसी से इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. सो ये मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ये एक एंटीबायोटिक थी. ये फूड प्रिपरेशन में भी यूज़ होती है फंगाई, अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए, ब्रेड की प्रिपरेशन के लिए, चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, और अलग अलग एसिड्स की प्रिपरेशन के लिए भी अलग अलग तरह के फंगाई यूज़ होते हैं. और जैसे हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसमें भी फंगाई का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट. नाउ अब हमको इसमें ये लिखा हुआ है, कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अगर वेट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो सबसे अच्छी चीज़, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट, सो द points which you have to take care if you want to protect your food articles from fungal infections is that you can refrigerate them.
योर फूड आर्टिकल्स रेफ्रिजरेटर में रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक दे विल बी प्रिजर्व्ड, राइट। सील्ड कंटेनर्स में रखने चाहिए अपने आर्टिकल्स को, ताकि जो एयर में फंगल पार्टिकल्स हैं वो उनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अपने किचन को क्लीन रखें, डिशेस को क्लीन रखें, क्योंकि उन्हीं में उनकी ग्रोथ हो सकती है। इफ़ द किचन इज़ नॉट क्लीन, if it has many germs and articles on them, और वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि जो वहाँ पर germs है, जहाँ पर फंगस जो एयर में पार्टिकल है वो सेटल ना हो, they get ventilated and move out of the kitchen. So these points are that you can take care of if you want to protect things from getting spoiled, from getting a fungal infection. Now, some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Now कुछ organisms होते हैं, कुछ plants होते हैं, animals होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिल्कुल close contact में रहते हैं और अपना shelter और nutrients को एक दूसरे के साथ share करते हैं। उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। ये एक टू साइड रिलेशनशिप होता है जिसमें जो दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है फॉर द सर्वाइवर, फॉर गेटिंग अ शेल्टर, फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। सो इस रिलेशनशिप को व्हेन बोथ द पार्टीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्टेन थिंग्स इज नोन एज सिम्बायोसिस। अब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट. The plant provides nutrients to the fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients. तो एक certain fungi होता है जो plant की roots के अंदर रहता है। तो वो plant क्या करता है? वो nutrients provide करता है fungus को, और fungus water and certain nutrients provide करता है plant को। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। सो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइकेंस, उसमें क्या होता है? एक दो पार्टनर्स होते हैं, एक होता है एल्गे एंड अ फंगस। तो जो एल्गे होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा algae also contain chlorophyll and can perform the function of photosynthesis, process of photosynthesis. ओके, तो algae होता है और फंगस होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो फंगस क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है algae को। फंगस algae को शेल्टर प्रोवाइड करता है। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द algae. सो ये जो वाटर एंड मिनरल्स भी जो वो प्रोवाइड करता है वो एल्गी कहाँ यूज करता है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड देन इन रिटर्न एल्गी को भी फंगस को कुछ देना पड़ेगा फॉर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टू सक्सीड। तो वो इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करता है? एल्गे। इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। एल्गे के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं। They can entrap the energy of sunlight, they can perform the process of photosynthesis, and they can prepare their own food which is the glucose. तो वो प्रिपेयर करके वो अपना खाना किसको शेयर करते हैं? फंगस को, और फंगस एल्गी को क्या देता है? शेल्टर देता है। सो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। नाउ मूविंग अहेड, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट की बॉडी पे लिव करता है और उससे अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और रिप्रोडक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। देन हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े जो अपने कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट्स एंड स्मॉल मैमल्स को डाइजेस्ट करते हैं। फिर हमने सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स को भी पढ़ा। Now, how nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field? हमने देखा है कि फार्मिंग करते वक्त जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, विच आर रिच इन नाइट्रोजन फील्ड में डालते रहते हैं।
फ्रॉम टाइम टू टाइम, और गार्डनर्स यूज देम इन लॉन्स। अच्छा, ये सिर्फ फार्म्स में नहीं, हमने घरों में भी देखा है, जो हमारे घरों में प्लांट्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये क्यों होता है? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? अभी हम पढ़ेंगे। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. So, their amounts in the soil keep on declining. हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर अपने अंदर ले लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, राइट? फ्रॉम द वेसल्स दे गेट ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। इफ यू रिमेंबर, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो वी discussed all of these things. So their amounts in the soil keep on declining. तो वो जैसे जैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो रोज हो रहा है, इट इज हैपनिंग एवरी डे एवरी टाइम, सो वो न्यूट्रिएंट्स भी दे आर गेटिंग अब्सॉर्ब्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उनकी क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी सॉइल में। तो ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स दे कंटेन nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. ये fertilizers and manures क्या contain करते हैं? Nutrients contain करते हैं, like nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. यही nutrients को टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करते रहना पड़ता है ताकि उनकी जो क्वांटिटी सॉइल में डिक्लाइन ना हो, इट कीप गेटिंग refurnish again and again, because अगर इनकी deficiency हो जाएगी, it will hamper the growth of the plant, वो weak पड़ जाएंगे, they can even die of the deficiency. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. तो वो grow तभी करेंगे और वो healthy तभी रहेंगे जब all of these nutrients are present in the soil in plenty of amount. Okay. Usually crops absorb a lot of nutrient and a lot of nitrogen, and the soil become deficient in nitrogen. So plants को nitrogen की need बहुत ज़्यादा होती है to prepare proteins. So वो क्या हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकते गैसियस फॉर्म में, सो इट गेट्स फिक्स्ड, इट गेट्स converted into nitrate form, the usable form, by the bacteria present in the soil, and then only it can be used by the plant. So ये जो soil से बार बार वो नाइट्रोजन absorb करते रहते हैं for their uses, तो जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, becomes deficient, the soil becomes deficient in nitrogen. Now you learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ा कि सीधा स्टोमेटल ओपनिंग से it gets entrapped directly from the environment and get used in the process of photosynthesis, but it cannot happen in the case of nitrogen. Okay. They need nitrogen in a soluble form. एक soluble form नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है प्लांट्स को to fulfill all the functions. Now the bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into the usable form. तो यहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया का नाम देखा, राइजोबियम बैक्टीरिया. ये राइजोबियम बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. यूजेबल फॉर्म किसके लिए? प्लांट्स के लिए. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. लेकिन ये जो राइजोबियम होता है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता. अब ये प्लांट के लिए इतना काम कर रहा है, प्लांट के यूज के लिए नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो राइजोबियम कहेगा कि मुझे भी कुछ मिले इसके बदले में, राइट? तो ये वो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आता है. तो मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा यूजेबल फॉर्म में और तुम मुझे क्या दो? खाना दो, राइट? So it often lives in the root of grams, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. So ये कहाँ रहता है? Roots of certain plants like gram, peas, moong, beans and other legumes, और उनको क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन. और ये in return
These plants, the plants provide food and shelter to the bacteria. Food जो वो राइजोबियम अपने आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो उसको कहाँ से मिलता है? इन प्लांट्स से. और शेल्टर, लाइक वी सेड दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राउंड, तो उनकी रूट्स में वो रहता है, thus getting its shelter. Thus they have a symbiotic relationship. Now, this association is of great importance and great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are growing. Now, जहाँ जहाँ leguminous plants grow करते हैं, तो farmers को ये knowledge है कि these leguminous plants have a symbiotic relationship with rhizobium, और rhizobium is very efficient is that bacteria जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है. तो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये राइजोबियम को खाना और घर दे रहे हैं, और राइजोबियम इनको यूजेबल नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है. तो वहां पर उन क्रॉप्स के अंदर जो फार्मर्स हैं, दे कैन प्रोवाइड लेस मैन्योर्स एंड लेस फर्टिलाइजर्स. तो उनको कम फर्टिलाइजर्स देने की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर उनको इतना नीड नहीं है उन प्लांट्स को, बिकॉज दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबियम. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्यूमिनस प्लांट्स. तो ज़्यादातर जो ये पल्सेस की फार्म्स होते हैं जहाँ पर हमारे लिग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोइंग, वहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड आर less. Now, in this chapter, we learn most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprophytic. हमने इस chapter में पढ़ा कि ज़्यादातर plants autotrophs होते हैं, means those plants who can fulfill their own nutritional requirements, those who can nourish their own self by making their own food. That's the meaning of autotrophs, right? Those plants who can make their own food. They are not dependent on anyone, but there are few exceptions. There are few plants who are parasitic, insectivorous, and saprophytic. They derive nutrition from other plants. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plants and other animals for food. We can say that the insectivorous plants are partial heterotrophs. So heterotrophs का मतलब क्या था? Hetero plus trophus. Hetero means other and trophus means nourishment. Those plants, those organisms which take their nourishment, which fulfill their nutritional requirements from other plants. They are dependent on other organisms for their requirements to get nourishment. So हमने जो parasitic, insectivorous and saprophytic ये सब दूसरे plants पर ही dependent है, so we can partially call them heterotrophs. So this chapter of nutrition in plants is complete. हम next video में next chapter which is the nutrition in animals को start करेंगे. I hope आप सबको ये समझ आया होगा, and please subscribe to my